देखिए, नदी क्या है, जल क्या है, जीवन है। ठीक है, जल ही जीवन है और जल से क्या होता है, उपजाऊ होता है। ठीक है, तो मनुष्य का जीवन भी आप जानते हैं लगभग 70% पानी से ही बना है। तो मनुष्य को अपने जीवन में पानी की हर क्षेत्र में आवश्यकता है। तो जब तक पाषाण काल तक हम देखते चले आए, जब तक उन्होंने उपजाऊ क्षेत्र डेवलप नहीं किया, जब तक कृषि पद्धति प्रारंभ नहीं हुई, तब तक मनुष्य विकास बहुत तेजी से नहीं कर पाया। तो जब नवपाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया, कृषि कार्य शुरुआत कर दी, तब उसका विकास बहुत तेजी से होने लगा नदी के किनारे, क्योंकि नदी जीवन दायी है। पानी क्या है, जीवन। पानी बिना तो जीवन संभव ही नहीं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन की आवश्यकता है वैसे पानी की। तो इसी कारण क्या है, उस पानी के कारण उपजाऊ भी हुआ, विकास भी हुआ। और देखिए 4 चीज है, नदी से उपजाऊ यानी खेती कृषि का हुआ, उससे सिंचाई हुई, सिंचाई से हुआ उपजाऊ हुआ, उपजाऊ से क्या हुआ, उत्पादन हुआ। उत्पादन हुआ ना, उत्पादन हुआ, कोई चीज पैदा होगा खेत में, उत्पादन हुआ। जब उत्पादन हुआ तो वस्तु का निर्माण हुआ, वस्तु का निर्माण हुआ तो उसका निर्माण हुआ तो क्रय शक्ति बढ़ी, खरीद फरोख्त बढ़ी, व्यापार विकास हुआ। तो जब व्यापार विकास हुआ तो सभ्यता ऑटोमेटिक डेवलप हो गई। ठीक है, तो इसीलिए ज्यादातर जो दुनिया की सभ्यताएं हैं वो नदी के किनारे ही विकसित हुई, क्योंकि इसका लॉजिकल कारण है कि बिना नदी के कोई भी चीज विकास संभव नहीं है। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल से दे दिया कि शुरुआत छोटे से हुई और उसका अंत तक व्यापार यानी आर्थिक संबंध भी उससे सीधे जीवन के साथ साथ, यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीवन जीएंगे, उसका पूरा आर्थिक संबंध भी है। तो इसीलिए सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ये बहुत विकसित है। आप जितने भी स्थल देखेंगे सिंधु घाटी की, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, ठीक है, आलमगीर, ये सारे क्या है, नदी के किनारे बसे हुए, नदी के किनारे ही लोग रहते हैं। इसीलिए देखिए हमारे जो भौगोलिक क्या कहते हैं वातावरण होता है, तो ज्यादातर लोग मैदानी भाग में रहते हैं जहां नदी का बहाव रहता है, और पर्वत पहाड़ में संख्या कम रहती है। तो उपजाऊ क्षेत्र में लोग ज्यादा, उपजाऊ वही होती है जहां पे नदी का आसपास दायरा होता है। तो आज जो आपका टॉपिक है फिर वही सिंधु घाटी की सभ्यता। कल हम आप लोगों को बता रहे थे मोहनजोदड़ो के बारे में, हम स्थलों के बारे में बता रहे थे कि कुछ महत्वपूर्ण स्थल से क्या चीज वहां पर जब पुरातात्विक खुदाई हुई है तो क्या क्या मिला है। कल मोहनजोदड़ो से हमने कई चीज बता दिया था कि उसको मृतकों का टीला कहते हैं, उसको स्तूप का टीला कहते हैं। वहां पे अन्नागार था, अनाज रखने का स्थान था। वहां पर बहुत बड़ा इस्लामागार मिला हुआ था, वहां पर पुरोहित का आवास मिला था। तो कई चीज वहां से मिला था। आज हम आपको बता रहे हैं भारत में जब खुदाई शुरू हुई तो भारत में लगभग 1100 स्थलों की खुदाई हुई सिंधु घाटी, और उस पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर जहां खुदाई हुई वहां पर कौन सी चीजें ऐसी मिली जिन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता में अपने विकास का योगदान दिया है। लोथल, देखिए बहुत शॉर्ट में लिखेंगे, आप समझाते करेंगे। लोथल, भोगवा नदी, अब देखिए आप पूरा नहीं लिख रहा है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, आप बस शॉर्ट समझिएगा, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल 1954 ऐसा राम ने 1954 में इसकी खोज की थी। आप लोग लिख लीजिए इसको,
लिख लीजिए, सब बता रहा है 1954 ऐसा। पूर्वी भाग में लोथल की जब खुदाई हुई तो यहाँ पूर्वी भाग में बंदरगाह मिला, जिसको गोदीवाड़ा भी कहते हैं। बंदरगाह मिला यहाँ पर लोथल में। युद्ध समाधान, लोथल में युगल समाधान, यानी कहने का मतलब है एक साथ दो लोगों को दफनाया गया था। युगल समाधान के साथ मिले लोथल। लोथल से ही माना जाता है चावल के साथ ही समस्या। तो चावल के साथ है वो लोथल से मिले हैं। रंगाई कुंड, देखिए रंग की खोज हो चुकी थी, रंग की खोज हो चुकी थी, इसलिए एक वहां पर लोथल पे एक कुंड मिला है जहां पर वस्तुओं को रंगा जाता था। ये लोथल हो गया। कालीबंगा, कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़िया। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया। 1951 अमलानंद घोष, 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष। यहाँ पर भी दो टीले मिले हैं, पूर्वी टीला, दूसरी टीला। यहाँ पर पश्चिमी टीला, प्राग सैंधव संस्कृति मिली है। प्राग मतलब पूर्व, सिंधु घाटी सभ्यता के पहले की संस्कृति मिली है। प्राग सैंधव संस्कृति मिली है। हल से जुताई करने के साथ मिले हैं। अग्निकुंड के साथ मिले हैं। अलंकृत ईंटों के साथ, अंत्येष्टि की 3 प्रक्रिया, अंत्येष्टि की 3 प्रक्रिया। देखिए ये 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज कर दी थी। कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़िया। यहाँ पर भी 2 प्रकार के टीले थे। देखिए टीले, एक टीला ये, एक टीला ये, समझ गए? ये मान लीजिए पूर्वी टीला, ये पश्चिमी टीला है। पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीले को और नीचे खोदा गया तो दूसरी संस्कृति, प्राग मतलब सर उसके पहले की कोई लोग रहे होंगे वहां पर, ठीक है? वहीं से सबसे पहले खेत जोतने के साथ मिले सिंधु घाटी सभ्यता में। यहाँ जो पहले कह रहे हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सबसे पहले यहीं से साथ मिले, सिंधु घाटी सभ्यता में। अग्निकुंड के साथ मिले हैं। अग्निकुंड जैसे हवन जो किया जाता है, हवन किया जाता है ना, पूजा की जाती है ना, तो अग्निकुंड के साथ यहाँ से मिले हैं। अलंकृत ईंटें मिली हैं, यानी जो ईंटों का प्रकार था वो डिजाइन करके ईंटें लगाई गई थी, अलंकृत ईंटें थी। यहाँ पर अंत्येष्टि की 3 प्रक्रिया थी। देखिए 3 प्रकार से मनुष्य का अंतिम संस्कार किया जाता है। एक किया
कहीं जानवर खा लेते थे तो उनके जो हड्डी थे जो भी था बस उनमें उसको एक बर्तन में रखकर दफना देते, उसको कहते थे आंशिक। और तीसरा था आपका दाह संस्कार, यानी क्या कहते हैं लाश में जला देते। ये 3 प्रकार का जो संस्कार था ये काली बनना मिलता है, ठीक है, इस प्रकार मिलता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है बनावली, ये हरियाणा में है बनावली। बनावली 1974 में आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की थी। 1974 आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की थी। यहां पर मिट्टी का बना हल, मिट्टी का बना हल मिला। जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली का अभाव है, जल निकास प्रणाली का अभाव। जो जल निकास प्रणाली थी उसका यहां पर अभाव था। सिंधु घाटी सभ्यता में ज्यादातर क्या है कि नाली बनाए थे, पानी निकलने की हर जगह व्यवस्था थी, लेकिन कुछ ऐसे स्थान थे जहां पर इसका अभाव था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ज्यादातर थी व्यवस्था, नाली बनाए थे, नाली सड़क के किनारे निकल जाती थी और गड्ढे में लग जाती थी, उसको ढांक के रखते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी स्थल है जहां पे ये नहीं था, तो हम जो ये चीज बता रहे हैं वो नहीं था। यानी कहां पर नहीं था, कहां पर नहीं था, बनावली में नहीं था, बनावली में इसका अभाव था यहाँ, ठीक है। इसके बाद आप इसके बाद देखिए आता है धौलीवीरा। धौलीवीरा अच्छा, ज्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता को जो हम बता रहे हैं कितने टीलों में बटा था? दो भागों में। धौलीवारा एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 भागों में बटा था। जैसे ये 2 है, पूर्वी टीला पश्चिमी टीला, और ये हो गया 3 भाग में बट गया, ये तीसरा टीला हो गया। अब समझ में आ गया, ये समझ में आया। नगर है, नगर में 3 टीले थे, पहला टीला ये हो गया, दूसरा टीला ये हो गया, यानी दूसरा हिस्सा हो गया, ये तीसरा हिस्सा हो गया, यानी वो 3 हिस्से में बटा था। धौलीवीरा एक ऐसा स्थान है जो 3 भाग में बटा था, 3 भागों में बटा था। ये 3 भागों में बाहर ही करिए, लगा तो है यार इसमें। चलिए हम उसको आए। तो ये देखिए धौलीवारा 3 भागों में बटा था। धौलीवारा एक ऐसा स्थल है कि जब इसकी खुदाई करने लगे वैज्ञानिक लोग, तो दरवाजे पर एक काठ की लकड़ी, काठ मतलब लकड़ी काठ का एक तख्ती मिला। काठ की तख्ती सुना है? आज से अगर 50 साल पहले जो लोग पढ़ते थे वो काठ की तख्ती पे लिखते थे, ठीक है। ऐसा कभी सुना है कि नहीं? देखा तो नहीं है, कि सुना है कि नहीं? तो आप ये जान लीजिए, जैसे ब्रिज है ना, लोग जब पढ़ने जाते थे उस जमाने में, जैसा हमने सुना है कि वो लोग जाते थे, एक काठ की लकड़ी होती थी और उस लकड़ी पे लिखने जाते थे। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई होने लगी तो धौलीवारा में दरवाजे के पास खुदाई करते समय एक काठ की लकड़ी मिली, ऐसे मिली, ये मान लीजिए ऐसे इस तरीके से ये मिली लकड़ी, और यहाँ पर इस तरीके का ये अक्षर है,
इस तरह से मान लीजिए अक्षर है, इस तरह से अक्षर है, इसको आप पढ़ पाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो अक्षर मिले हैं वो हम पढ़ नहीं सकते। वो किस काल में आ गए? आद्य इतिहास हैं? आद्य इतिहास आद्य इतिहास बताए थे ना आप लोगों को। जो लोग क्या कहते हैं ऐसी दिखाव जिसको हम पढ़ नहीं पाते, लोग जानते तो थे लेकिन उसका ज्ञान नहीं पढ़ पाए, उसको आद्य इतिहासिक कहते हैं। और जो लोग पढ़ाई नहीं जानते उनको प्री हिस्टोरिक कहते हैं, यानी प्राग ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक वो होता है जो पूरा अपना इतिहास जानते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। उनको जो अभी तक चला आ रहा है वो हिस्टोरिकल है, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में काठ की लकड़ी पर 9 अक्षर का लेख, 9 अक्षर का लेख या लिपि आप कह सकते हैं प्राप्त हुआ। 9 अक्षर की लिपि प्राप्त हुई है। स्टेडियम मिल गया, यहाँ पर स्टेडियम का साक्ष मिला है। यहाँ विशाल जलाशय कुंड बना था। है? 9 अक्षर है, 9 अक्षर है, 9 अक्षर, 9 ये 9 अक्षर है लिपि आप मतलब 9 अक्षर मिले हैं। उस लकड़ी से जो लेख मिला है उसमें 9 अक्षर लिखे हुए थे। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है, इसी तरह वो मिला था वहां पर। ज्यादातर जो अक्षर मिले हैं वो यू आकार के मिले हैं। किस आकार के? यू आकार के मिले। तो यहाँ पर 9 लेख मिले हैं। कहाँ से? धौलीवारा से। धौलीवारा सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल था जहां पर जल निकासी सबसे अच्छी थी। जल निकासी पद्धति अच्छी थी। जल निकासी जो पद्धति थी यहाँ की सबसे अच्छी थी धौलीवेरा की। ये हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण स्थल के बारे में बता दिया कि जब एक खुदाई हुई, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का अब हम आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि जब हम उस सभ्यता को देखते हैं तो उस सभ्यता को, चूंकि उस सभ्यता का ज्ञान कैसे होता है? पुरातात्विक खुदाई से होता है ना। तो जब पुरातात्विक खुदाई से होता है तो वहाँ बहुत सी वस्तुएं मिलती हैं। तो हम पहले समझते हैं किसी भी राज्य का, किसी भी राजा का जब इतिहास आप पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले चीज आता है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रशासन सिंधु घाटी सभ्यता में यानी राजा कौन था, या किसका अधिकार था, वहां किसका प्रभाव था। सिंधु घाटी सभ्यता में किसका प्रभाव था, तो इसका पता कैसे लगेगा? इसका कैसे पता लगेगा? व्यापार वगैरह सब कुछ देखेंगे। अच्छा, क्या कह रहे हो? वहाँ की अवशेषों से प्राप्त नहीं, हमको इतना बता दीजिए आप लोग, जैसे कैसे पता लगा, बस इतना बता दीजिए कैसे पता लगा। हम तो बताने वाले हैं। जानकारी और मान लीजिए कहीं कापी किताब बहुत ज़्यादा मिलती है, आप किसी कमरे में गए, हम ऐसे कहानी सुना रहे हैं, आप गए, आप भी एक पुरातात्विक वैज्ञानिक हैं आप सभी लोग, और एक रास्ते में गए, एक खोज करते हुए पहुंचे आप अपने को एक इतिहासकार मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और पहुंचे एक कमरे में जो है आपको बहुत सी किताबें मिल रही हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा और भी वस्तुएं मिली, कुछ खेती की सामान भी मिला, कुछ हथौड़ा भी मिला, लेकिन पुस्तक बहुत वहाँ पर मिल रही है, बहुत ज़्यादा पुस्तकें वहाँ पर मिल रहा है। तो वहाँ किसका प्रभाव ज़्यादा है? शिक्षा मतलब या तो स्टूडेंट या तो टीचर,
है ना? वही ना, अगर कोई आपको बताता नहीं तो आप क्या इमेजिन करेंगे? तो वही चीज जब खुदाई हुई तो बहुत सी वस्तुएं मिली, बहुत सी वस्तुएं मिली, बहुत सी मूर्तियां मिली, बहुत से सामान मिले, बहुत से सामान मिला। जैसे ये सारी चीजें आपका ऐसे रखा है, ये सब कुछ सामान मिला। तो ये सारी चीजें क्या ये खरीदी गई होगी ना, ये क्रय शक्ति है ना, तो ये किसी ने बनाया ही ना होगा इसका। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक प्रभाव किसका था? व्यापारियों का। तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रशासन में सर्वाधिक प्रभाव व्यापारी, या उसको एक शब्द कहते हैं वाणिज्य वर्ग का। तो ये क्वेश्चन आता है ये आपको हम ऐसे बताते हैं, ऐसे आता है क्वेश्चन कि प्रशासन में किसका प्रभाव था। मान लीजिए किसका प्रभाव था, ठीक है। अब ऑप्शन में ए लिख दिया पुरोहित, बी राजा, ठीक है, सी वाणिज्य वर्ग, डी छात्र, ऐसे मान लीजिए लिख दिया ऑप्शन में। तो ये तो 4 ऑप्शन बनाना ही है। तो ये हम आपको इसलिए पहला क्वेश्चन इसी समय समझा रहे हैं कि ये लोग क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। आप जब कोई चीज लिखा नहीं है तो उन्होंने एक अनुमान लगा के बता दिया कि वहां पर व्यापार बहुत ज्यादा होता था, इसलिए प्रशासन में वाणिज्य वर्ग का सर्वाधिक प्रभाव था, ठीक है। वहां पर कहां पर? सिंधु घाटी सभ्यता में ये प्रशासन, जो कि बहुत सी वस्तु मिली, इतनी मूर्ति मिला है वहां पर, धातु की मूर्ति मिली है, मिट्टी की मूर्ति मिली है, मोहरे मिली है, बहुत सी चीजें जो विदेशों में भी भेजी जाती थी, आयात निर्यात होता था। तो ऐसा मानने लगे कि सिंधु घाटी में व्यापारियों का बहुत ज्यादा प्रभाव था। सामाजिक जीवन, आप जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए 4 पक्ष को बहुत इंपॉर्टेंट देखना होता है। सामाजिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, धार्मिक पक्ष और आर्थिक पक्ष। ये 4 चीज सिंधु घाटी सभ्यता में, इस 4 चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब इसका हम लोग कहते हैं कि सामाजिक पक्ष का। सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई तो उसमें नारी मूर्तियां बहुत ज्यादा मिली। जो मूर्ति बनी हुई थी वो स्त्रियों की मूर्ति सर्वाधिक थी, पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों की मूर्ति ज्यादा थी। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को मातृ प्रधान या स्त्री प्रधान सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो इसका सामाजिक पक्ष हो गया मातृ प्रधान सभ्यता थी। स्त्रियों का प्रभाव था इसमें, स्त्रियों का प्रभाव सर्वाधिक था। स्त्रियों का प्रभाव इसलिए भी था कि इस समय जितने भी आभूषण इस समय पहने जाते हैं वो सारे आभूषण उस समय खुदाई के दौरान मिला था। चाहे वो गले का हार हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब उस समय जो भी आज उपयोग में लाया जाता है वो सभी आभूषण उस दौरान क्या कहते हैं, सोना चांदी सभी चीज का वो आभूषण मिले हैं। तो लिख लीजिए सोने चांदी के आभूषण मिलते हैं उस समय। तो उस समय भी जो आज आभूषण पहने जाते हैं उस समय भी ये आभूषण मिला है। ऐसा माना जाता है कि नौसारो एक जगह है, वहां से सिंदूर का साक्ष्य मिला है। नौसारो सिंदूर का साक्ष्य मिला है, नौसारो से सिंदूर का साक्ष्य मिला हुआ है। सामाजिक जीवन में ही उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के मनोरंजन का साधन क्या था, ये भी क्वेश्चन आता है कि उनके मनोरंजन का साधन क्या था। तो मनोरंजन का साधन, इसको मिटा देते हैं, मनोरंजन पासे का खेल,
पासे का खेल, मनोरंजन का, शिकार करना, नृत्य करना, ये सब क्या है? ये उनके मनोरंजन का साधन था। पासे का खेल, पासा आप लोग जानते हैं ना? यस सर। हाँ, तो ये उस समय ये क्वेश्चन आ चुका है कि इनके मनोरंजन के साधन क्या क्या थे। पासे का खेल था, नृत्य था और मनोरंजन था और शिकार ये था। अब ये तो आपका मनोरंजन हो गया। अब हम सीधे आते हैं इनके आर्थिक जीवन पे। राजनीतिक जीवन का बहुत इतिहास नहीं मिला है कि कोई राजा था कि नहीं था। सिर्फ देखकर ये लगाया जा सकता है कि भाई वहां पे दुर्ग के साथ मिले तो किला था। ये मान लिया जाता है कि व्यापारियों का प्रभाव था। तो राजनीतिक इतिहास बहुत ज्यादा उसका कोई हम लोग अनुमान के आधार पर बहुत ज्यादा नहीं बता सकते, लेकिन उनके आर्थिक पक्ष को पता लगा सकते हैं कि उनके आर्थिक जीवन का महत्व क्या था। ठीक है, जैसे आज अर्थव्यवस्था है ना, आज आय का, जैसे हम एक देश मान लेते हैं, एक अपनी सरकार मान लेते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स तो पढ़ते ही होंगे आप लोग। तो आय का साधन क्या है? आज सर्वाधिक किस क्षेत्र से आय आती है? तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? सेवा क्षेत्र, सर्विस। देखिए 3 क्षेत्र है भारत के। अगर हम इस समय देखें अर्थव्यवस्था में, प्राथमिक क्षेत्र, तो दूसरा कौन सा है? तीसरा प्राथमिक क्षेत्र में खेती, जो पहले जो चीज की जाती है, बोया जाता है, उसको प्राथमिक कह देते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, जब कोई चीज उस क्या होता है, उसको बना देते हैं। गेहूं को आटा बना दिए मिल में, तो वो इंडस्ट्री हो गया, यानी सेकेंडरी क्षेत्र हो गया। और फिर उसको जब बेचने गए तो जो उस पर टैक्स लग गया, वो क्या हो गया? सर्विस टैक्स जो लग गया, वो तृतीय क्षेत्र। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आय का साधन उनका क्या था? व्यापार और पशुपालन, कृषि। तो देखिए आप, जैसे हम इस, आप लोग सिर्फ देखिए बेसिक समझिए। क्वेश्चन अगर मान लीजिए ऐसे आए कि सिंधु घाटी सभ्यता में आय का साधन क्या था, तो ए मान लीजिए लिख दिया कृषि, बी लिख दिया व्यापार, सी लिख दिया पशुपालन और डी लिख दिया इनमें तीनों। तो आप लोग क्या मानेंगे? समझ में आया? लेकिन अगर ये क्वेश्चन घुमा देते हैं, जब घुमाते हैं कि इनमें सर्वाधिक आय का क्या साधन था, तब क्या करेंगे? व्यापार। अब समझ में आया ये चीज? तो इस तरीके से ये तीनों था, उनके आय का साधन तीनों था, कृषि, व्यापार और पशुपालन। लिख लीजिए आय का साधन। अर्थव्यवस्था लिख दीजिए, अर्थव्यवस्था, आय का साधन कृषि, पशुपालन एवं व्यापार। व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को 9 फसलों की जानकारी थी, लगभग 9 फसल की जानकारी थी। उनको जो थी 9 फसलों की जानकारी थी। गेहूं, जौ, कपास, चना, सरसों, गेहूं, जौ, कपास, चना, सरसों, खजूर, तरबूज, ये आदि, ये लगभग 9 फसल ऐसी थी जो सिंधु घाटी सभ्यता को विशेष रूप से इसको वो खेती किया करते थे, इनकी जानकारी थी। इस 9 फसलों की जानकारी उनकी थी। गन्ना आदि लिख लीजिए, सारा चीजें लिखा रहे हैं। गन्ना की जानकारी नहीं थी उनको, गन्ना की खेती करना वो नहीं जानते थे।
अगर ये ऑप्शन में आ जाए, ठीक है। गन्ना के बारे में नहीं जानते थे, चावल के बारे में संदिग्ध है, लेकिन खुदाई में चावल का साक्ष्य मिल गया है लोथल से, हमने लिखवा भी दिया है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आपको लिखवा दिए। जानवर, सभी जानवर जो आमतौर पर हम लोग देखते हैं ना, गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, ये सभी जानवर थे। लगभग सभी को वो पशुओं के रूप में पालते थे, सभी जानवर को लगभग। लेकिन सभी जानवर की मूर्ति नहीं बनती थी। मूर्ति सभी जानवर की, जैसे गाय की मूर्ति नहीं बनाई उन्होंने, गाय की मूर्ति नहीं मिलती है, ऊंट की मूर्ति नहीं मिलती है, घोड़े का बहुत कम अवशेष मिलता है। सुरकोटडा, सुरकोटडा ऐसा स्थान है जहां से घोड़े का अवशेष मिला है। सुरकोटडा से क्या मिला है? घोड़े का अवशेष मिला है सुरकोटडा से। देखिए, उन्होंने मिट्टी के बर्तन, उन्होंने जो बताया मिट्टी के बर्तन में बहुत दक्षता थी उन्होंने। आर्थिक में देखेंगे तो मिट्टी के बर्तन में दक्षता थी। मिट्टी के ज्यादातर जो बर्तन है, ये एक बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि किस रंग का था, लाल या गुलाबी रंग। मिट्टी के बर्तन का रंग काला, उसमें पुताई थी, लाल या गुलाबी रंग का बर्तन था और काला ऊपर से पुताई की गई थी, ठीक है। तो ध्यान से तो समझिएगा, लाल या गुलाबी रंग के बर्तन होते थे, काले रंग के ऊपर से उसको पेंटिंग करते थे वो। लाल या गुलाबी रंग के बर्तन जिसके ऊपर काले रंग की पुताई, जिसके ऊपर काले रंग की पुताई करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तुओं का जो उन्होंने निर्माण किया, उसका वो निर्यात भी करते थे, आयात भी करते थे। ऐसी बहुत सी वस्तुएं थी जो दूसरे देशों में भेजते थे। दूसरे देशों में कैसे पता चला? जब दूसरे देशों की खुदाई हुई तो वैसे वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता की वस्तुएं मिली। जैसे यहाँ जो मोहर उन्होंने बनाया वो मेसोपोटामिया में मिला। मेसोपोटामिया का जो मोहर है वो लोथल में जब खुदाई हुई तो वहाँ मिला। तो ज़्यादातर कौन सी वस्तु का वो निर्वाह करते थे? क्योंकि ये क्या कहते हैं, वस्तु का निर्माण तो करते हैं, कपास इनकी खेती का एक प्रमुख वो था। इसलिए विदेश में जो चीज़ क्या है, निर्यात करने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी कपड़ा, यानी कपड़े का निर्यात बहुत करते थे, कपास, कपड़े का। देखिए, निर्यात कपड़ा, इमारती लकड़ी, हाथी का दांत, ये निर्यात होता था। ये दूसरे देशों में भेजा जाता था, ये दूसरे देशों में निर्यात करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता किस चीज के आयात करते थे? ये कुछ तो आंतरिक व्यापार था जिन वस्तुओं का वो आयात करते थे। जैसे तांबा, तांबा वो कहाँ से आयात करते थे? राजस्थान। राजस्थान का एक स्थान है, झुंझुनू जिला है, वहाँ पे एक खान है, आप लोगों ने सुना होगा, खेतड़ी, वहाँ से तांबा मंगवाते थे, आयात करते थे। आयात तांबा कहाँ से आयात करते थे? इमारती लकड़ी, हाथी का दांत। ये देखिए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सिंधु घाटी के ज्यादातर किस चीज का निर्यात करते थे? पक्षियों का भी निर्यात करते थे, यहाँ पक्षियों भी कर सकते हैं, ये निर्यात करते थे। आयात वो लोग मंगाते क्या करते हैं? धातु,
जो चीज़ पहले से भेजते थे आज भी वही चीज़ है, वही चीज़ भारत आज भी अपने व्यापार में भारत वही पद्धति अपनाता है जो ज़्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता में थी। तो मंगाता क्या आया तांबा केतड़ी से, चांदी अफगानिस्तान से, सोना कर्नाटक से और सीसा दक्षिण भारत से। तांबा खेतड़ी या यहाँ एक स्थान और है पाकिस्तान का, बलूचिस्तान से भी मंगाते थे। पाकिस्तान का एक स्थान है बलूचिस्तान, वहां से भी ये लोग तांबे का आयात करते थे। और चांदी अफगानिस्तान से मंगाते थे, सोना कर्नाटक से मंगाते थे। सीसा, सीसा दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत से सीसा मंगाते थे। ठीक है, ये तो हमने आर्थिक निर्यात आयात बताया। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी कला। उन्होंने कई तरह की मूर्ति बनाई थी। एक मिट्टी की मूर्ति बनाया, दक्षिण भारत और ईरान दोनों से, ईरान से बनाया ज़्यादातर से भी शीशा है। देखिए ऐसा है ना, कई स्थान से वहाँ लिखता है, ठीक है, लेकिन समुचित रूप से जो शीशा यहाँ पे पाया गया है, दक्षिण भारत से ज़्यादा शीशा मंगाते थे। कहीं कहीं लाल कुछ शीशा थे जैसे कार्नेलियन, कुछ चीज़ें ईरान में बहुत फेमस थी, वो मंगाते थे यहाँ पे। जैसे अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है बदख्शा, अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है बदख्शा, वहाँ से एक मणि मंगवाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, उसका नाम था लाजवर्द मणि। इसको लिख लीजिए, अफगानिस्तान के बदख्शा, यहाँ से लाजवर्द मणि, मणि का आयात होता था। यहाँ से लाजवर्द मणि का आयात होता था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता था वो मेसोपोटामिया से होता था। मेसोपोटामिया किस देश से होता था? मेसोपोटामिया। तो जैसे कोई वस्तु जब निर्यात होती है, देखिए कई यहाँ पर बंदरगाह मिले हैं, कई जगह पे यहाँ बंदरगाह मिले हैं। जैसे अभी हमने बताया गुजरात के लोथल में बंदरगाह मिला है, ठीक है, सुतका गेंडोर वहाँ भी बंदरगाह मिला है, अफगानिस्तान का सुर्तगोई वहाँ भी बंदरगाह मिला है। तो यहाँ से वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता था और निर्यात किया जाता था। तो इन दो देशों के बीच में, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच एक ऐसा स्थान होता था जहाँ से वस्तुओं का फिर क्या होता था, आदान प्रदान होता था। ध्यान समझिएगा, यहाँ सिक्के नहीं चलते थे, यानी पैसा नहीं चलता था। जब पैसा नहीं चलता था तो व्यापार कैसे होता था? आदान प्रदान, उसको क्या कहते हैं? विनिमय, एक्सचेंज, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? विनिमय पद्धति, ठीक है, ठीक है। क्या पद्धति थी? विनिमय, उसको विनिमय कहते हैं। तो वो कौन सा स्थान है जो सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के बीच में मध्यस्थ का काम करता था? उसका नाम है ढिलमुल। ढिलमुल ये जो है आपका इस समय बहरीन, बहरीन का नाम सुना आपने? बहरीन, जो बहरीन देश है, द्वितीय देश है, छोटा। हाँ, तो बहरीन में वो स्थान है जिसका नाम है ढिलमुल। तो आप लोग लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर आता है क्वेश्चन। ढिलमुल, ढिलमुल सिंधु घाटी सभ्यता एवं
एवं सिंधु घाटी सभ्यता एवं पेन पे करिए, पेन पे करिए बगल में से। यहाँ पेन पे क्लिक करिए सर नीचे, सर पेन पे क्लिक कर दीजिए और बगल में देखिए, बगल में। बगल में है। हाँ, उसके बगल, उसके बगल जी। हिरमुन सिंधु क्या लिखा आपने? फिर से रुकिए एक सेकंड। ये सिंधु घाटी सभ्यता हम बोल रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया के बीच में, सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया के बीच में हिरमुन नामक स्थान मध्यस्थ का कार्य करता था। मध्यस्थ का कार्य करता था। बीच में मध्यस्थ का कार्य करता था। ढिलमुन की पहचान वर्तमान के बहरीन से की जाती है। ढिलमुन की पहचान वर्तमान में बहरीन से की जाती है। सिंधु घाट, देखिए जब हम सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं ना, ये इतना डेवलप इन्होंने किया कि कई तरह की ये लोग मूर्ति बनाने लगे। इन्होंने 3 प्रकार की, देखिए मिट्टी की मूर्ति बनाया और धातु की मूर्ति बनाया, और इसके साथ ही साथ उन्होंने हाथी के दांत की भी मूर्ति बनाया, सीप की भी मूर्ति बनाया, और एक नए धातु का आविष्कार किया जिसको हम लोग कांसा कहते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मूर्ति कल हम आपको लिखा चुके हैं, कांसे की एक महिला की मूर्ति मिली है, लगभग 11.8 सेंटीमीटर लंबी कांसे की मूर्ति। ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो। लगभग 11.8 सेंटीमीटर कांसे की मूर्ति, कांसे की महिला की मूर्ति, महिला की नृत्य करते हुए, ठीक है, नृत्य करते हुए मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। ये धातु की बनी मूर्ति उन्होंने बना दी, और जो मूर्ति का उनका जो तकनीक था उसको जो विधि कहा जाता है वो कहा जाता है मच्छू विष्ट या बैकफॉक्स। हिंदी में कहते हैं मच्छू विष्ट विधि के तहत धातु की मूर्ति का निर्माण करते थे। धातु की मूर्ति का निर्माण करते थे मच्छू विष्ट विधि के द्वारा। ये वही है सब लुप्त मोम पद्धति वाला है। लुप्त मोम पद्धति इसको कहते हैं। क्या चीज? लुप्त मोम पद्धति इसको कहते हैं। वही मोम को पिघला करके एक सांचा बनाया जाता था, उसमें हाँ, देखिए कभी आपने देखा नहीं क्या है कि इसको पिघलाया जाता था भट्टी में पिघलाते थे ये लोग। आग की खोज हो चुकी थी तो एक सांचा देते थे, सांचा पहले बनाते थे, जो आप कह रहे हैं उसको मोम विधि तकनीक ही कहते थे। उसको पहले ठंडा करके उसमें गर्म करके छोड़ देते थे, जब ठंडा हो जाता था तो वो मूर्ति का आकार हो जाता था। तो इस आकार से ये मूर्ति बनती थी। इसके साथ ही साथ उन्होंने कई चीज़ों का और निर्माण किया। उन्होंने मोहरों का निर्माण किया। मोहर का प्रयोग होता था, मोहर का क्या होता है? छापा मारने के लिए। तो मोहर उन्होंने बनाई थी। मोहर सर्वाधिक बनी थी, इससे बनी थी सेल खड़ी नामक वस्तु से। मोहर का निर्माण सेल खड़ी
नामक पत्थर से सर्वाधिक बनाई गई थी। सेल खड़ी मोहरें तांबे की भी मिली है, मिट्टी की भी मिली है, मिट्टी और तांबे की भी मिली है मोहरें, सिर्फ सेल खड़ी की नहीं, लेकिन सर्वाधिक क्या मिली है? सेल खड़ी की। ठीक है, सर्वाधिक क्या मिली है? सेल खड़ी की। मोहरे का जो आकार था वो कई आकार था, जैसे वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार, घनाकार, लेकिन मोहरों का सर्वाधिक जो प्रकार था वो था वर्गाकार। मोहर का सर्वाधिक प्रकार वर्गाकार या चौकोर था। मोहरों पर चित्रकारी भी की गई थी, मोहरों पर लेख भी मिला हुआ है, मोहरों पर चित्रकारी भी की गई थी। मैके एक विद्वान थे, जब वो मोहनजोदड़ो में खुदाई कर रहे थे तो उनको एक मोहर मिली। उस मोहर पे उनको आदि शिव का एक रूप दिखा योग करते हुए, एक 3 मुख वाले एक व्यक्ति का, जिसको शिव का रूप माना जाता है, वो मिला। कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। और उस मोहर पर योग करते हुए दिखाया गया है एक व्यक्ति को, जिसके दाहिने तरफ हाथी और शेर यानी सिंह और बाएं तरफ गैंडा और भैंसा की आकृति मिली। इसको लिख लीजिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर 3 मुखी एक पुरुष की आकृति बनी हुई है। मोहनजोदड़ो के पास एक मोहर प्राप्त है जिसमें 3 मुखी एक पुरुष की आकृति बनी हुई है, जिसके दाहिने तरफ हाथी एवं सिंह तथा बाएं तरफ भैंसा एवं गैंडा की आकृति बनी हुई है। बाएं तरफ गैंडा एवं भैंस की आकृति बनी हुई है। बीच में 2 हिरण की आकृति बनाई गई है। बीच में 2 हिरण की आकृति बनाई गई है। चार्ज खत्म हो गया इसका, बैटरी लो हो गया। बैटरी लो हो गई, वही तो हम कह रहे हैं, बार बार क्यों जा रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन इतिहास में कई बार ये पूछा गया है कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो मोहर मिली है उसके दाहिने तरफ क्या है, बाएं तरफ कौन से जानवर की आकृति है, बीच में कौन जानवर बैठा है। तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता ने कला में बहुत योगदान दे दिया। उन्होंने तांबे की भी कई मूर्ति बना दी। लोथल से लिख लीजिए, तांबे से बना हुआ कुत्ता मिला है। लोथल से उर्वरता की देवी हड़प्पा का है उनके। लोथल से तांबे के बने हुए कुत्ते की आकृति मिली है। देखिए, चनूदड़ो से मनका बनाने का कारखाना मिला है। चनूदड़ो से मनका बनाने का कारखाना मिला है।
चनूद्रो से मनका बनाने का कारखाना मिला है। देखिए मनका क्या होता था? मोती मोती क्या होता है? मोती माला, बड़ा वाला माला होता था जो आप इस समय जानवर लोगों को कहीं 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 पहनाया जाता है बड़े, ठीक है। तो वो जो कारखाना मिला है वो मिला है चनूद्रो। चनूद्रो कहाँ है? पाकिस्तान में। वहाँ पर ये कारखाना मिला है। वैसे लोथल में भी, ये भी लिख लीजिए, लोथल में भी मनका बनाने का कारखाना मिल गया है, लिख लीजिए, लोथल में भी मनका बनाने का कारखाना मिल गया है। अब देखिए सैंधव लिपि, सैंधव जो अक्षर है, लिपि है, वो कहाँ कहाँ है लिख लीजिए। अब हेडिंग यहाँ पर सैंधव लिपि, सैंधव लिपि मोहरों, कौमा, ताम्र गुटिकाओं, मोहरों, ताम्र गुटिकाओं, कुल्हाड़ी, मोहरों, ताम्र गुटका, कुल्हाड़ी एवं मृदभांड पर मिला है। ताम्र गुटका एवं मृदभांड पर मिला है। जो सैंधव की लिपि है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मोहर पे इसकी लिपि मिली है। ताम्र गुटका समझ रहे हैं नहीं? तांबे का कोई चीज आप, जैसे आप लूडो खोलते हैं ना, लूडे की जो गोटी होती है वही गुटिका उसको बोलते हैं। जब बड़े आकार का आप कह देंगे ना तो बड़ा गुटिका हो जाएगा। तो वैसे ही एक लूडो की तरह वो गोटी बनाते थे, उसको ताम्र गुटिका कहते थे। ताम्र गुटिका कुल्हाड़ी एवं मृदभांड पर, यानी मिट्टी के बर्तन पर भी ये लेख मिले हुए हैं। अब आते हैं सिंधु घाटी के सभ्यता के धर्म पर। हमको धर्म की कैसे पहचान ली? पहली बात तो ऐसा मानने लगा कि कोई मूर्ति क्यों किसी की बनाता है? मूर्ति क्यों बनाता है कोई? पूजा करने के लिए ना। जैसे सदियों से चला आ रहा है। आज देखिए हमारे देश की जो सभ्यता है, हिंदू धर्म में खासकर, वहाँ पे मूर्ति पूजा होती है, वृक्ष पूजा होती है ना, जल पूजा होती है, उनकी सूर्य पूजा होती है। तो ये सारी चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता से जो खुदाई हुए हैं, उनके जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, वहाँ इसकी चित्रकारी की गई है। हम आज देखिए पीपल की पूजा करते हैं ना, तो पीपल क्या कोई वहाँ से पत्ता थोड़े मिला है, लेकिन पीपल के पत्ते की चित्रकारी मिली हुई है मिट्टी के बर्तन में। जब मिट्टी का बर्तन खुदाई हुआ तो उसमें पीपल के पत्ते का चित्र बना था। तो ऐसा विद्वान मानने लगे कि उस समय के लोग पीपल की पूजा करते थे। जब स्नानागार इतना बड़ा बना दिया तो ऐसा विद्वान मानने लगे कि वहाँ जल पूजा होती थी। और ये आप यह चिन्ह जानते हैं ना, ये क्या है ये ना, और ये उल्टा भाग है ना, है ना। स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है मिट्टी के बर्तन में बना हुआ। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि स्वास्तिक का सबसे पहले साक्ष्य किस सभ्यता या कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो धर्म का जो हमको यहाँ पे धार्मिक पक्ष जो मिलता है, वो इनके जो अवशेष मिले हैं, उसी अवशेष के आधार पर उनकी धार्मिक व्याख्या होती है। तो लिख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा हो, मातृ देवी, कौमा, पशु पूजा,
कौमा वृक्ष अर्थात पीपल की पूजा के साक्ष प्राप्त होते हैं। अर्थात पीपल की पूजा के साक्ष प्राप्त होते हैं। इसलिए मोहनजोदड़ो से जल पूजा के साक्ष प्राप्त होते हैं। लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हमने ये कहीं नहीं लिखा है कि मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। मूर्ति पूजा तो हमने कहा है, लेकिन ये हमने कहीं नहीं। लिख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता है, मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। लीजिए, मोहनजोदड़ो की एक मोहर पे मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर वृक्ष की पूजा का साक्ष्य मिला है। मोहर पर मिल गया है। मोहनजोदड़ो में एक मोहर पर वृक्ष की पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लीजिए, कालीबंगा एवं लोथल से हवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा एवं लोथल से हवन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एवं लोथल से, कालीबंगा एवं लोथल से, एवं लोथल से हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लिख लीजिए, मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर की आकृति बनाई गई थी। मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंग या एक सींग वाले जानवर की आकृति बनाई गई थी। एक सींग वाले जानवर की आकृति बनाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऊबड़ वाले बैल की सर्वाधिक मूर्ति बनाते थे। के लोग ऊबड़ वाले बैल की मूर्ति सर्वाधिक बनाते थे। गाय शेर की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। लिख लीजिए, गाय एवं शेर की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। मोहनजोदड़ो के मोहर से ताबीज की चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ताबीज के चित्रकारी, ताबीज
के चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ताबीज के चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चित्रकारी के साथ। अच्छा, ताबीज मिलने से क्या मतलब होता है? ताबीज मिला तो क्या आप लोग जानेंगे? जादू टोना में विश्वास करते थे। हाँ, ये आपको देखिए कॉमन सेंस से पकड़ना है। अगर कहीं ताबीज मिल रहा है तो अगर एक क्वेश्चन आता है, वो तो घुमा के क्वेश्चन रखते हैं ना, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जादू टोने पर विश्वास करते थे? तो आपको आंसर में विकल्प सही लिखना है। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे ताबीज का साथ मिल रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ खुदाई से मिली, जिस चीज़ मिला और जो चीज़ मिली, तो उसका ये खुदाई के आधार पर इतिहास लिखा गया। और उसको जो चीज़ मिला, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो चीज़ मिला वो संभवतः वहाँ होता था, यानी उसको मानते थे। ये बात सही नहीं है कि वो मानते थे कि नहीं मानते थे, क्योंकि हमको साक्ष्य देख कर लिखना पड़ रहा है। तो हम जो भी चीज़ देख रहे हैं वो मान रहे हैं। यहाँ बोतल रखा है तो हम यहाँ लिख देंगे कि यहाँ लोग पानी पीते थे, भले उन्होंने पानी नहीं पिया। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जब चूंकि हमको खुदाई के आधार पर इतिहास लिखना पड़ रहा है, पुरातत्व को देखकर लिखना पड़ रहा है, तो ये लिखना पड़ रहा है। तो वैसे ही जब वहाँ ताबीज मिल गया तो ये मालूम हो गया कि वहाँ क्या कहते हैं, जादू टोना होता था। इतने बड़ी सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता। लगभग इसका जो हमने बताया कि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के आसपास थी और लगभग 600 वर्ष तक रही ये सभ्यता। फिर इसका पतन हो गया, यानी ये लोग धीरे धीरे खत्म होते गए और उसके बाद दूसरी सभ्यता आती है। सभ्यता का मतलब बदलाव हो गया, दूसरे लोगों ने बदल दिया। ये शहरीकरण सभ्यता थी। यहाँ शहरीकरण थी, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि सड़कें थी, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, नाली था, गली पे दरवाजे खुलते थे, ये तो पूरी कहानी है। लेकिन इनका पतन हो गया। इनके पतन के लिए विद्वानों को, कई विद्वानों ने रिसर्च किया और कई लोगों ने अपना अपना क्या कहते हैं, तर्क दिया, अपना अपना तर्क दिया कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ज़्यादातर ये सभ्यता कहाँ पे बसी थी? नदी के किनारे। तो ज़्यादा जो प्रमाणिक साक्ष्य माना जाता है बाढ़ के कारण। तो 3 विद्वान हैं, मार्शल, मेके और एसआर राव। ये 3 विद्वान ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हो गया वो बाढ़ के कारण हो गया। ज़्यादातर नदी के किनारे थे तो कभी ना कभी बाढ़ आई होगी और इन लोगों को क्या कहते हैं, धीरे धीरे विनाश कर देगा। तो पतन मार्शल, मैके, एसआर राव, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लिख लीजिए। सिंधु सभ्यता का पतन, बाढ़। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बाढ़। मार्शल और मेके और एसआर राव के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ है। एक विद्वान व्हीलर थे, इसको लिख लीजिए आप। व्हीलर ने, शॉर्ट में लिख दे रहा है, व्हीलर ने आर्यों का आक्रमण, मार्टिमर व्हीलर एक विद्वान थे, उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई वो वैदिक सभ्यता आई और वैदिक सभ्यता के जो सबसे बड़े देवता थे वो थे इंद्र भगवान। तो इंद्र ने क्या किया कि इंद्र को एक शब्द कहा जाता है पुरंदर, कहा जाता है ना। पुरंदर मतलब होता है स्तंभ तोड़ने वाला, खंबे तोड़ने वाला। तो सिंधु घाटी सभ्यता चूँकि नगरीय सभ्यता थी, वहाँ मकान बने हुए थे, इसलिए इंद्र भगवान ने क्या किया कि उन्होंने तोड़ दिया, इस मकान को तोड़ दिया। इसलिए इंद्र आर्यों के देवता थे, तो उन्होंने, व्हीलर ने आर्यों के आक्रमण को एक कारण बताया। ठीक है, आर्यों का आक्रमण। तीसरा लिख लीजिए आप लोग, आरएल स्टाइन
आर.एल. स्टाइन एवं अमलानंद घोष जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तन का मतलब दीर्घकाल में चेंज क्लाइमेट चेंज हो गया, या तो बहुत गर्मी पड़ गई, या बहुत ठंडी आ गई, या बहुत बरसात हो गई। ये लोग कह रहे हैं कि ऐसी कोई घटना घट गई जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सहन नहीं कर पाए। वैसे भी उनके पास बहुत इतना तो आविष्कार तो किया, लेकिन इतना भी नहीं आविष्कार किया कि वो अपने को सीमित साधन थे। साधन क्या थे? बहुत सीमित थे। तो ऐसे विद्वान ये कहते हैं कि जलवायु में बहुत परिवर्तन हो गया। आज तो चलिए बहुत गर्मी है, एसी है, पंखा है, उस जमाने में नहीं था, ठीक है। बहुत ठंडी रही होगी, उस समय डॉक्टर भी ऐसे नहीं रहोगे, तुरंत जाके मरीज को एडमिट करवा दिया गया। तो ऐसा क्या हुआ? तो वैसे वो धीरे धीरे ये मानते हैं ऐसा, ठीक है। इन्होंने अपनी ऐसा राय दिया है। तीसरे विद्वान हैं राइट्स और बेल्स। तीसरे विद्वान है राइट्स एंड बेल्स। ये कहते हैं भूतात्विक परिवर्तन। भूतात्विक परिवर्तन ये कह रहे हैं कोई ऐसी धरती पे कोई घटना घट गई कि जिससे या तो भूकंप आ गया, या तो ज्वालामुखी आ गया, या तो कोई ऐसी कोई घटना घट गई भौगोलिक जिसके कारण ये लोग एकाएक खत्म हो गए। तो इसको अपना तर्क देने वाले जो विद्वान थे उनका नाम था राइट्स एंड बेल्स। उन्होंने ये तर्क दिया। अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे U.R. कनेडी। जब वो भारत में आए तो उन्होंने मोहनजोदड़ो में जो कंकाल तंत्र मिला तो उसको लैब में उन्होंने परीक्षण किया। तो उस जो कंकाल तंत्र से उनको एक बीमारी का पता चला, मलेरिया। तो उन्होंने अपनी किताब में लिख दिया कि मोहनजोदड़ो में महामारी जो फैली थी, क्वेश्चन भी आ चुका है, मलेरिया नामक महामारी के कारण मोहनजोदड़ो का विनाश हो। तो इसको कहने वाले थे U.R. कनेडी। U.R. कनेडी के कारण मोहनजोदड़ो का विनाश किससे हुआ? मलेरिया से। अंतिम एक रूस के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि 4000 साल पहले की सभ्यता है। लगभग आसमान से कोई ऐसा क्या कहते हैं, कोई पिंड आया, ठीक है। वैज्ञानिक अभी भी कहते हैं कि धरती पे कई बार पिंड टकरा चुका है। तो उन्होंने कहा कि उनको दिखा कि कई स्थल पे गड्ढे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो उन्होंने कहा कि कोई पिंड आया होगा, वो टकरा गया होगा, और टकराने के कारण क्या हुआ कि इस सभ्यता का विनाश हो गया। तो उसको देने वाले रूस के वैज्ञानिक थे, ये अंतिम कारण है, एम दिमित्री देव। यानी कोई अदृश्य गाज, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अदृश्य गाज या पिंड। अदृश्य गाज या पिंड धरती से टकराया और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। देखिए ये बहुत बड़ी सभ्यता है, 2 दिन में तो ख़त्म नहीं हो सकता है। हमारी बड़ी समस्या है कि हम इम्पोर्टेंट छटवाएँ कि तुम आप लोगों को समझाएं। बहुत बड़ी दिक्कत यही होती है पढ़ाते समय कि समझाना बहुत ज़रूरी है। किताबें तो आप पढ़ ही लेंगे, आपके पास बहुत समय मिलेगा, 4 घंटा 6 घंटा, लेकिन यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि हम जो आपको समझ आ रहे हैं वो आप समझते हैं कि नहीं समझते, ये बहुत मायने रखता है। तो आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा कोई चीज़ होता है कि ये चीज़ समझ में। इतिहास में कोई मैथ तो है नहीं, अगर इतिहास में भूलता बहुत तेज़ी से आप समझ लीजिए, रटना भी नहीं, अगर हम रटेंगे तो भी भूल जाएंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है कि कहाँ कौन चीज़ कहाँ मिला है, इसका कारण क्या है, और इसी में से ये घुमा के क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं,
ठीक है, कौन सी वस्तु मिली है, जो नहीं मिली है। जैसे हम जो बताएं वो तो मिली है, अगर हम जैसे बहुत सी चीज़ नहीं बताएं, जैसे लोहा नहीं मिला है, तो हमने तो नहीं लिखा है कि लोहा मिला है। जब हम बहुत चीज़ नहीं वाला नहीं लिखवा रहे, हाँ वाला ही बहुत सीमित है। तो नहीं वाला अगर नहीं लिखवाएं तो नहीं मिला। जैसे लोहा वहाँ से नहीं मिला है, लोहे की खोज अभी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हुई थी। तो सिंधु घाटी एक समरी आपको बता दे रहे हैं, एक कहानी टाइप आप समझ लीजिए, इतना लिखवाया हमने। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की बस 5 मिनट में बता दे रहे, एक विकसित सभ्यता है जिसमें मानव ने अपने सभी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र का विकास किया। उसने कला का, व्यापार का, धर्म का, सभी का विकास किया। जब खुदाई से जो भी अवशेष मिले हैं, इससे पता चलता है कि मानव एक सुव्यवस्थित रूप से रहने लगा, वो मकान में रहने लगा, कमरे बना के रहने लगा, एक आंगन बनाया, घर में ही कुआं होता था, सड़कें होती थी, नाली होती थी, यहाँ तक लिखा है कि नाली को ढक के रखा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। और व्यापार के लिए बंदरगाह होते थे, एक दूसरे देश के साथ व्यापार भी होता था। मेसोपोटामिया के एक राजा है सारगोन, उनके समय पर भी व्यापार का उल्लेख मिलता है। तो ये आपका सिंधु घाटी की सभ्यता थी। अब आपको अगर कोई चीज़ इतना हमने जो बताया है उसमें से कोई पूछना है तो पूछ सकते हो। उसमें से कोई पूछना नहीं है, एक एक्स्ट्रा चीज़ आती है क्या? मांडा में से जी जमीन गर्त के नीचे लोग रहते थे, बहुत बार पूछा है इसमें मांडा तो ये तो कल परसों ही लिखवा दी, गर्त का आवास। आप नहीं आए थे वो तो नवपाषाण काल में बता दिए, मांडा बता दिए, गर्त आवास मिला है वहाँ पे। कब से आ रही हैं? जैसे हमने लिखा है ना, लोथल में रंगाई कुंड मिला, तो वहीं पर रंग बनाया है, ज़्यादातर रंग वहीं से बनाया। अब देखिए वो लोग सुनिए, खुद आप ऐसे समझिए, खुद कॉन्सेप्ट लगाइए, दिमाग लगाइए कि बर्तन तो मिल गया, अब आपका एक क्वेश्चन है रंग कहाँ से, ये तो बड़ा सोचे वाली बात है ना। लेकिन एक जगह लोथल था कि रंगाई कुंड मिला, हम आपकी बस्ती में इस स्थान पे हैं, हमको कोई चीज़ वहाँ मिलती है, पुरानी बस्ती यूज हम यहाँ कर रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन है कि वो चीज़ संकेत वहाँ मिल रहा है, तो हम यही बताएंगे कि रंगाई कुंड को देखिए लोथल ने मिला, रंगने की कला उनको मिली थी, एक दूसरे के टच में रहते थे। गुलाबी रंग तो पकाया ना, मिट्टी बर्तन को पकाते गए, रंग को बनाया उन्होंने, कितने रंग बनाया ना उन्होंने। हाँ, रंग मिला नहीं, रंग को बना दिया उन्होंने, ठीक है। और कोई, और किसी का कोई कंफ्यूजन है क्या? आप जो पूछ रहे हैं वो नवपाषाण काल का क्वेश्चन। ठीक, तो कठिन तो लगता है, लेकिन आप तरीके से आप इसको समझेंगे, समझ में आ जाएगा सिंधु। आप लोगों को कोई ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने में हमको समस्या आती है? नहीं आती है, याद नहीं होता है, याद नहीं होता है। देखिए, याद तो नहीं होगा, हिस्ट्री बहुत लंबा है, भूलते जाके, लेकिन रिवीजन करना पड़ेगा, क्वेश्चन बार बार करिए, ठीक है। अब हम देखिए सिंधु घाटी सभ्यता भी पढ़ा दिए हैं, अब इसके क्वेश्चन हम बनाएंगे 5-10, जो हमने पढ़ाया उसी का हम 10 क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ठीक है। तो आप लोग पढ़िएगा, अब ये हम बताएंगे नहीं, बीच में हम आगे 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे, जिससे ये है कि आपका रिवीजन होता रहे। हाँ, डेली 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन हम पूछ लिया करेंगे, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि अभी जो आप लोगों के समझ में नहीं आया, 5 मिनट पूछ लीजिए, क्योंकि देखिए 1.5 घंटे में एक कोर्स कवर करना बहुत मुश्किल की बात है, बहुत तेजी से चल रहा है, इसमें कई चीज़ें छूट जाती हैं, क्योंकि ये बहुत लेंदी है, इतिहास बहुत बड़ा है। 17 दिन में तो हिस्ट्री बंद कर दी, बंद कर।